हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। किसान आंदोलन पर विदेशी सितारों के ट्वीट के बाद सियासत गर्म है। एक तरफ विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर करारा जवाब दिया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सितारों ने भी विदेशी हस्तियों पर पलटवार करते हुए किसान आंदोलन को देश का आंतरिक मुद्दा करार दिया। वहीं विदेशी कलाकारों के ट्वीट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर पलटवार किया। उधर राज्यसभा में आज किसानों के मुद्दे पर दीपेंद्र हुड्डा खूब गरजे, तो चंडीगढ़ में कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में शांतिपूर्ण मार्च निकाला, सरकार को घेरा और यह मांग की कि 3 कृषि कानूनों को सरकार वापस ले। एक रिपोर्ट आप देखिए। तीन कृषि कानूनों की वापसी और MSP पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच किसान आंदोलन की गूंज सड़क से लेकर संसद तक न सिर्फ सुनाई दे रही है, बल्कि इसकी गूंज 7 समंदर पार भी सुनाई देने लगी है। एक तरफ देश में कृषि कानूनों पर सियासत जारी है, तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन पर विदेशी ट्वीटों ने खलबली मचा दी है। इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना, मिया खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग जैसी कई विदेशी हस्तियों के ट्वीट के बाद मामला गर्मा गया है। इसे लेकर जहां कुछ अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रही हैं, वहीं बॉलीवुड और भारतीय खेल जगत से जुड़े लोग और राजनेता भी इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय गायिका रिहाना ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, इस बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। रिहाना के बाद स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी किसानों के समर्थन में ट्वीट किया। ग्रेटा ने ट्वीट कर कहा, हम भारत में किसानों के आंदोलन के साथ एकजुट खड़े हैं। ग्रेटा के इस ट्वीट के बाद दिल्ली में उन पर FIR दर्ज हो गया। दिल्ली में FIR के बाद ग्रेटा ने ट्वीट किया और कहा कि मैं किसानों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के साथ हूं। कोई भी नफरत, धमकी इसे बदल नहीं सकती। रिहाना और ग्रेटा के ट्वीट के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इन ट्वीट्स को लेकर बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने अपने पोस्ट में लिखा, #IndiaTogether और #IndiaAgainst प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया और कहा है कि इन विरोधों को भारत के लोकतांत्रिक, लोकाचार और राजनीति के संदर्भ में और गतिरोध को हल करने के लिए सरकार और संबंधित किसान समूहों के प्रयासों के साथ देखा जाना चाहिए। विदेशी हस्तियों के ट्वीट के बाद भारतीय क्रिकेट स्टार और फिल्म अभिनेताओं ने मोर्चा संभाला। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली समेत कई क्रिकेटरों ने लताड़ लगाई, तो अक्षय कुमार से लेकर सुनील शेट्टी ने भी ट्विटर पर विदेशी सितारों के खिलाफ ट्वीट कर नाराजगी जताई। वहीं किसान आंदोलन पर अमेरिका ने पहली बार प्रतिक्रिया दिया है। अमेरिका ने कहा कि हमें लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से जारी प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात को कहा है। अगर दोनों पक्षों में मतभेद है तो उसे बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। उधर विदेशी हस्तियों के ट्वीट पर प्रदेश के CM मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता से समझौता न करते हुए अपने किसान भाइयों के साथ हमारा संवाद जारी है। किसी विदेशी शक्ति के आगे नतमस्तक नहीं होंगे। भारत हर मामले का हल लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीकों से निकालने में सक्षम है। जय हिंद। एक तरफ किसान आंदोलन की चर्चा इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ रही है, दूसरी तरफ देश की संसद में भी किसानों के मुद्दे पर घमासान जारी है। इस बीच राज्यसभा में कृषि कानूनों पर बोलते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर जमकर प्रहार किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ये समझ ले कि आत्ममुक्त सरकारें आत्मनिर्भर देश नहीं बना सकती। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई शासक छोटा नहीं होता। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई सरकार, किसी सरकार की हार नहीं होती। किसान की बात
समझे किसान के इन 3 कानूनों को वापस ले सरकार। किसान के ऊपर झूठे मुकदमे जो बने उन मुकदमों को सरकार वापस ले और बड़ा दिल दिखाए। मैं कंक्लूड करता हूं अभी। उन मुकदमों को भी वापस ले सरकार, बड़ा दिल दिखाए। सरकार को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा ताकि देशभक्त किसान के दिल में कोई अविश्वास पैदा ना हो, कोई अविश्वास पैदा होने की गुंजाइश ना हो। उधर चंडीगढ़ में कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में शांति मार्च निकाला। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन के लिए निकले, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की स्थिति को देखते हुए अविश्वास प्रस्ताव की मांग के लिए कांग्रेस राज्यपाल से गुहार लगा रही है, लेकिन उनकी नहीं सुनी जा रही है। से हम अविश्वास प्रस्ताव सरकार में लाना चाहते थे ताकि उन चेहरे भी बेनकाब हों जो किसानों के पास जाके समर्थन करते हैं या आके सरकार का समर्थन करते हैं। अब मानिए जो फैसले लिए सरकार ने, जैसे जो शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे हैं उनके बिजली के कनेक्शन काट दिए गए, पानी का कनेक्शन काट दिया गया, शौचालयों को वहां से हटा दिया गया, साफ सफाई का कोई प्रबंध नहीं हुआ, इंटरनेट काट दिया गया, इंटरनेट रोक दिया। ये इनह्यूमन फैसले सरकार के जो है ये अमानवीय फैसले जो सरकार के, उनकी निंदा है करते हैं हम। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का आरोप लगाया। साथ ही भूपेंद्र हुड्डा के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही। जिनमें मुख्य तौर पर कांग्रेस है, किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहती है और कांग्रेस की लड़ाई कुर्सी के लिए है, किसान हित के लिए नहीं। उसको किसान हित की कोई चिंता नहीं है। वो लोकतंत्र के अंदर विश्वास ना करके आंदोलनकारियों का साथ देके जो कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है उसमें वो सफल नहीं होगी। देश दुनिया में आज किसान आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का मुद्दा बन गया है। ऐसे में सवाल यही है कि अब सरकार का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो अन्नदाता पर ये अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स आखिर क्या सरकार के ऊपर दबाव बना पाएगी? और मौजूदा वक्त में जब ये किसान आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन को लेकर के ये माना जा रहा है, अलग अलग जगहों पर पंचायतों का समर्थन पहले ही दिया जा चुका है, तो क्या अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके से ट्वीट का सहारा इस पूरे आंदोलन को मिल रहा है, क्या दबाव सरकार के ऊपर बन रहा है? बैकफुट पर सरकार है? जरा इन्हीं सभी चीजों को समझ लेते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं लेकिन जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन से प्रदेश प्रभारी सतीश नंबरदार जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सतीश जी बहुत स्वागत है। विदेशी मामलों की जानकार डॉक्टर शालिनी यादव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शालिनी जी बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता खालिद चहलका जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। खालिद जी बहुत स्वागत है आपका। और इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुखबीर जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन मेरा जरा जल्दी से शुरुआत करता हूं शालिनी जी आपके साथ। शालिनी जी, ये ग्रेटा थनबर्ग की जो टाइमलाइन के बाद जो बड़ा खुलासा हुआ है, ये बार बार कहा जा रहा था कि इस आंदोलन में विदेशी ताकतों का हाथ है, तो क्या अब ग्रेटा की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया या जो ट्वीट सामने आया, जो टूल किट का जिक्र हो रहा था, क्या अब उस सब से यह माना जाए कि विदेशी ताकतें हैं इस सब के पीछे? ग्रेटा का जो ट्वीट था। शुभेंदु जी, मुझे एग्जैक्टली ग्रेटा का जो ट्वीट था उसके कंटेंट्स के बारे में पता नहीं है, लेकिन जितना भी अभी आपने मुझे बताया तो इसमें क्या ऐसे आंदोलनों में या कभी भी किसी भी देश को कमजोर करने वाली ताकतें एक्टिव नहीं रहती हैं, ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा रहती हैं। और ग्रेटा का खुद का जो इंडिविजुअल ट्वीट है उसके ऊपर मैं जब तक टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी जब तक मैं उसको खुद देख नहीं लेती। अगर उन्होंने टूल किट शेयर किया है, वो आगे का है, पीछे का है, क्या है वो एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं जब तक मैं उसके कंटेंट्स नहीं देखूंगी।
दूसरा इसमें जहां तक रिहाना की बात हो रही है, जिस तरीके का स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, मैं उसके ऊपर जरूर कह सकती हूँ कि आजकल जब हम इतने ग्लोबली इंटरकनेक्टेड दुनिया में रहते हैं, जहाँ पे ट्विटर्स में जो नेशनल बाउंड्रीज हैं वो ब्लर हो गई हैं, उसमें हर इंसान जो है वो जिस भी मुद्दे पे अपना ट्वीट करना चाहता है या ओपिनियन रखना चाहता है वो रखता है। जैसे जब अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर का मूवमेंट हुआ था इतना बड़ा, तब हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने, बहुत सारे लोगों ने, नॉर्मल लोगों ने भी, आम आदमी ने भी उसके ऊपर ट्वीट किया था। लेकिन हमें कहीं से अमेरिका में, मेरे ख्याल से उस वक्त उनकी गवर्नमेंट ने कहीं पे ये आवाज नहीं उठाई थी, कहा था कि भाई हमारे देश को आप कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो और बाहरी ताकतें ये कर रही हैं। तो किसी भी इंडिविजुअल के एक ट्वीट को लेके उसको इतना बड़ा हाइप कर देना। हाल ही में कैपिटल हिल्स में जो कुछ हुआ, उस घटना को लेकर के क्या रिहाना हो या और दूसरे कलाकार जिन्होंने ट्वीट किया भारत की इस सिचुएशन को लेकर के, क्या उनको लेकर के कोई ट्वीट था या किसी तरीके का कोई रिएक्शन? तो क्या ये समझा जाए कि सिर्फ टारगेट भारत को किया जा रहा है? देखिए शुभेंदु जी, ये मेरे ख्याल से बहुत प्रीमेच्योर होगा कहना, क्योंकि ये पहला ट्वीट ऐसा आया है और एक इंडिविजुअल का ट्वीट है। हाँ, उनकी एक आउटरीच है और अगर ये देखा जाए तो बड़ी एक डाइकोटमी सी देखने को मिलेगी आपको कि इंटरनेशनल मीडिया सिर्फ बीबीसी के अलावा कोई भी इस मूवमेंट को रियली कवर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या पॉलिटिक्स हो रही है ये समझना इस वक्त बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर रिहाना ट्वीट कर रही हैं, अगर भारत अगर बैकफुट पे आ रहा है इसको ये लेके कि हमारे अस्मिता, हमारी अखंडता के ऊपर ये सवाल किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये एक एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है। हाँ, किसी को भी नहीं पसंद आएगा कि उसके देश के ऊपर कोई भी बाहर वाला टिप्पणी करे, मुझे भी नहीं पसंद आएगा, आपको भी नहीं पसंद आएगा। लेकिन इसके लिए पहली चीज तो ये है कि हमने सिचुएशन इतनी ऐसे बढ़नी ही क्यों दी कि कोई बाहर वाला आके हमारे ऊपर इस तरीके से कमेंट कर सके। दूसरी चीज ये है कि इसमें अभी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को घुसाना मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई कंट्री नहीं बोला है, ये मामला यूएन के पास नहीं गया है। तो किसी सिस्टम से, ऑर्गेनाइज सिस्टम से इसकी कोई सपोर्ट नहीं आया। हाँ, एसएफजे की जहां तक बात करते हैं तो एसएफजे ने इस बारे में बोलने की कोशिश की थी। ऐसा नहीं है कि कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स जो होंगे या कुछ और दूसरे एलिमेंट्स जो होंगे किसी भी मूवमेंट का जो फायदा उठाना चाहेंगे वो कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। और ये वाली जो चीज है इसके ऊपर नजर रखना, ये हमारी इंटेलिजेंस का काम है और ये हमारी होम मिनिस्ट्री का काम है। ठीक है, मैं जरा सतीश जी आपसे जल्दी से एक रिएक्शन लेता हूं। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सपोर्ट दिया जा रहा है या ट्वीट्स किए जा रहे हैं, ट्वीट्स के जरिए इस आंदोलन को ताकत दी जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, किसान और किसानों का जो ये मूवमेंट है, क्या इसको बल मिल रहा है, मजबूती मिल रही है? देखो शुभेंद्र भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मेरे माननीय प्रधानमंत्री से यह शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका में एक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए आदमी ने, प्रधानमंत्री की गरिमा को शोभा बढ़ाने वालों ने वहां पर यह बोला था, अब की बार ट्रंप सरकार, इस बात पे आज देश को क्या पता कितना बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। अब जो आज वहां के राष्ट्रपति जी हैं, उनके दिल में आज क्या बीत रही होगी। अगर इस प्रधानमंत्री ने मेरे खिलाफ ट्वीट किया था, मेरे खिलाफ बोल के गए थे। मैं समझता हूं आज ये खुली चुनौती है। इसमें जिस तरह अत्याचार किसानों पे हो रहा है, इसमें पूरे वर्ल्ड का अधिकार है। इस केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार को धिक्कारने का ये शुरुआत ये कलाकार ने नहीं की, ये शुरुआत मेरे माननीय प्रधानमंत्री पहले ही कर चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप किस तरह अमानवीय स्थिति में आज किसान गुजर रहा है। आज 200 के करीब किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, लेकिन इस सरकार की आज तक आंख नहीं खुली। और उसमें बजट आया, किस तरह किसान को उस बजट में भी इस सरकार ने मारने का काम किया। किस तरह डीजल पर सेंस लगा के बोल रहे हम किसानों को देंगे। अरे किसान अपनी जमीन जोतेगा तो 4 रुपए लीटर का तो आपने पहले बढ़ा दिया, 50 रुपए एक बार में जोतने का 250 रुपए हो गया। किस तरह किसान उसको मेंटेन कर पाएगा। किसान को पूरी तरह बर्बाद करने का इस भाजपा केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने ठेका उठा रखा। और रही बात दूसरी, किस तरह जो किसान आज डरा हुआ है, आज ये भाजपा की सरकार किस तरह कंपनियों को घाटे में लाती है और उसको बेचने का काम करती है। मेरे को तो आज यह डर सता रहा है। भारत सरकार भी घाटे में चल रही है, भारत सरकार भी घाटे में चल रही है। कभी
किसी प्राइवेट कंपनी को सरकार को ना दे दें फायदे में ले आने के ठीक है, लिए। मैं जरा रिएक्शन ले लेता हूं विजेंद्र जी। ये किसानों की तरफ से और आम लोगों की तरफ से एक सवाल पूछा जा रहा है कि ना सिर्फ इस किसानों के मूवमेंट को लेकर बात है, बात तो यहां पर पेट्रोल डीजल को लेकर के भी की जा रही है। एलपीजी गैस सिलेंडर जो इससे पहले था 25 रुपए, अब इसमें बढ़ चुके हैं। तो महंगाई से राहत दिलाने की बात थी, लेकिन ये तो महंगाई बढ़ती जा रही है। देखिए शुभेंदु जी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। शुभेंदु जी, अधूरा ज्ञान कितना कष्कर होता है। और ये किसान नेता और इनके जो प्रवक्ता यहाँ भेजे, स्वाभाविक रूप से पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए भेजा है उनको। जब वो ही इतने भारी कंफ्यूजन में है, उनको सही जानकारी नहीं है, तो बाकी की क्या स्थिति होगी। इनको जानकारी होनी चाहिए भैया। ये तो पूरे देश के किसान इसका स्वागत कर रहे हैं। जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर कृषि टैक्स सरकार ने लगाया, भारत सरकार ने, वो आप लोगों की जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उसका किसी भी जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आप लोगों के लिए प्रावधान सरकार ने किया है कि जो पहले जो पैसा जा रहा था, जो अन्य प्रावधानों में जा रहा था, वो अब कृषि के लिए उसका उपयोग हो सकेगा। और धन का उपयोग कृषि के उपकरणों को बढ़ाने में और किसानों के हित में सरकार उपयोग करेगी। उसका आम जनता की जेब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात मैं क्लियर कर दूं, किसान नेताजी आप इसको ध्यान रखिए। वो आपके लिए, किसानों के लिए सरकार ने एक फायदेमंद शुभेंदु जी काम किया है कि 4% डीजल पे 2.5% पेट्रोल पे जो कृषि टैक्स लगाया है, उसका कृषि के हित में उपयोग हो उस पैसे का। आम जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरा मैं बताना चाहूंगा इनको कि जिस तरह से देखिए भारत सरकार वार्ता चाह रही है और ये बिना किसी जानकारी के कुछ भी बोल देते हैं, अफवाहों के आधार पर ये पूरा आंदोलन, पूरा मूवमेंट और उनके पूरे नेता चले हुए हैं। शुभेंदु जी मुझे बताइए, सरकार ने 11 दौर की वार्ता की, 45 घंटे से अधिक चीन के साथ वार्ता की। ये यहाँ पे भी आगे कभी अमेरिका पहुंच जाते, कभी लंदन पहुंच जाते, कभी कहीं पहुंच जाते, देश की छवि को खराब करने में लगे हुए हैं। अरे आप बिंदुवार बात क्यों नहीं करते भैया? आप यहाँ पे किसान नेता बन के बैठे हुए हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूँ भारतीय जनता प्रवक्ता होने के नाते, आप मुझे बिंदुवार बताइए आपको कहाँ आपत्ति है, मैं आपको जवाब दूंगा। आपकी पोल खोलूंगा यहीं बैठ के। आप मुझे बताइए ना आपको किस बिंदु पे आपत्ति है। सरकार ने आपको सारी मीटिंगों में ये बताया था कि बिंदुवार बताइए कहाँ आपत्ति है, उसका समाधान हम निकालेंगे। सिवाय कृषि नहीं सर, इससे पहले जो इससे पहले तक मीटिंग रही है 5 दिसंबर, शुभेंदु जी सुनिए। हाँ शुभेंदु जी 5 दिसंबर 2020 को भारत सरकार ने किसान संगठनों के बीच में लिखित में एक प्रस्ताव दिया है कि आपकी सभी मांगों को हम मानते हैं, जिसमें एमएसपी की लिखित गारंटी हम आपको देने के लिए तैयार हैं। आपको एसडीएम के साथ में, एसडीएम कोर्ट के साथ तो आपको कोर्ट जाने का प्रोविजन हम करने के लिए तैयार हैं। मंडी से बाहर आपकी फसल का रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम तैयार हैं। मंडी से बाहर टैक्स लगाने के लिए हम तैयार हैं। व्यापारी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम तैयार हैं। फसल का सौदा होगा, जमीन का सौदा नहीं होगा। कोई व्यापारी आपकी जमीन पर लोन नहीं सर, सारी चीजें अगर स्वीकार की जा रही हैं तो क्यों ना इन कानूनों को ही हटा दिया जाए। किसान यही तो कह रहे हैं विजेंद्र जी, किसान तो यही कह रहे हैं किसान कि अगर इतना ज्यादा संशोधन ही करना है इन कानूनों में, तो क्यों ना इनको वापस ले लिया जाए, नए सिरे से कानून बना लिया जाए। देखिए शुभेंदु जी, पूरे देश भर के अंदर 60 से 70 करोड़ किसान खेती से जुड़े हुए हैं और 600 से अधिक कृषि के जो किसानों के क्षेत्र में संगठन काम करते हैं, उसमें से 40 किसान संगठन विरोध में है। उसमें से भी 4-5 बड़े किसान संगठनों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, ज्यादातर इनके समर्थन में है। और अभी बीच में आप देखिए एबीपी न्यूज और सी वोटर का जो सर्वे आया, और कई सर्वे आए हैं, मैं अलग अलग नाम जानूँ आपको, सब में यह दिखाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की 303 से 333 सीट दिखाई गई है। तो पूरे देश भर के अंदर समर्थन मिल रहा है क्या इन 40 किसान संगठनों के रोड पे बैठने से? और जिस तरह से ये दादागिरी गुंडागर्दी सर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि हो रही है, जो बन रही है, और जो भारत को लेकर के जो बार बार ड्रैग किया जा रहा है नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये भारत की छवि को धूमिल करने के बराबर नहीं है क्या ये अभी तक इस मसले को, यही तो सवाल उठ रहा था कि अभी तक आखिर इसका हल क्यों नहीं हो पाया? 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। अगर आप ये मानते हैं कि किसानों की मांगे जायज हैं, तो आप उनको स्वीकार कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये मांगे ही गलत हैं, तो आप उनसे कम से कम एक बार बात करके देखिए, आप उनको समझाइए, फिर उनको वापस भेजिए। राकेश जी देखिए, सरकार ने तो 11 दौर की वार्ता, शुभेंदु 45 घंटे से अधिक की वार्ता की है, तो सरकार तो वार्ता के लिए तैयार। और जहां तक देखिए बात इनकी जायज की है, देश की चुनी हुई सांसद ने, देश की 130 करोड़ जनता ने जिन सांसदों को चुना है, उन्होंने संसद के अंदर ये कानून बनाए हैं। ये संसद, ये रोड पे बैठ के कानून रद्द नहीं होंगे, और ये पूरे देश की जनता ने कानून बनाए, इसमें संशोधन करने के लिए हम तैयार हैं। आपको विकल्प दिया है, देखिए 3 बार इनको सम्मान के साथ, क्योंकि साकेत जी मैं किसान हूँ, किसान आंदोलनों में विजेंद्र जी, शुभेंदु के साथ है जी, शुभेंदु बात कर रहा हूँ मैं। हाँ शुभेंदु जी, मैं बताऊंगा आपको
कि किसान आंदोलनकारियों को सम्मान के साथ आंदोलन को समेटने का सरकार ने, और 3 बार उनको मौका मिला। पहली बार 5 दिसंबर 2020 को सरकार ने लिखित में प्रस्ताव भेजा कि आपकी सभी मांगों को हम मानते हैं। दूसरा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई और कानून पर रोक लगा दिया। तीसरा, सरकार ने 1.5 साल तक के लिए कानून को स्थगित करके किसान और सरकार की कमेटी बना के उन पे चर्चा नहीं तो बात क्यों नहीं बन पा रही है? किसान आखिर स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? चर्चा भी हुई। अब मुझे बताइए, शुभेंदु जी सरकार चर्चा के लिए तैयार है, उसमें भी ये मना कर रहे हैं। चलिए ठीक है। एजेंडा क्या, एजेंडा साफ दिखा है इनका। शुभेंदु जी, इनका एजेंडा यही है कि जिन नेताओं की जमानत जब हुई है, अगले चुनाव में जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई नहीं। सतीश जी से एक जल्दी से रिएक्शन, और उसके बाद मैं जरा खालिद जी आपके पास आता हूँ, सुखबीर जी आपके पास भी आऊंगा। ठीक है विजेंद्र जी, ठीक है। सतीश जी, किसान नेता को चुनौती देता हूँ, आप बताइए आपको क्या दिक्कत है, मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मैं प्रवक्ता जी को एक बात बता दूं, आप बोल रहे हैं किसानों की मांग मान ली होती तो आज किसान आंदोलन पे क्यों बैठे हुए होते? अरे मेरे भाई, कम से कम कुछ पढ़ लिख के आया करो। मैं तो एक अनपढ़ किसान हूँ, आप तो पढ़े लिखे हो। और रही दूसरी बात, तीनों कृषि बिलों की कानून की कॉपी है हिंदी में, इनका आपत्ति है, मैं जवाब देता हूँ। सुनिए, अभी बैठ के सुनो, आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। आप बात करिए, तथ्यों के आधार पर बात करिए। आप चुपचाप सुनेंगे? नहीं ठीक है जरा विजेंद्र जी, ठीक है, टाइम खराब मत करिए। ठीक है विजेंद्र जी, जरा सुन लेते हैं। सतीश जी अपने क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। सतीश जी बताइए, आपत्ति कहाँ है? 35 करोड़ लोगों का रोजी रोटी 1 मिनट में चली जाएगी कानून लागू होते ही। 35 करोड़ लोग जो आज रेडी खोमचा लगाते हैं, कमेरे हैं, उनको मंडी में सामान नहीं मिलेगा। जो आपके 4 उद्योगपति हैं, जो पूंजीपति हैं, वे सारे को खरीद के और अपने गोदामों में सील कर देंगे और मॉल में लाकर बेचेंगे। एक गो बीघा फूल 300 रुपए का मिलेगा। ठीक है, एक यहाँ पर क्वेश्चन उठा है विजेंद्र जी कि ये जो स्टोरेज की जो आपने लिमिट हटा दी है ना, उसके बाद शंकाएं बहुत हैं, प्राइवेट प्लेयर्स एंटर करेंगे और वो पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। देखिए शुभेंदु जी, ये किसान के लिए भी है और व्यापारी के लिए भी है। आप सब जानते हैं शुभेंदु जी, पूरे देश भर के अंदर जितने भी हमारे गोदाम हैं, ऑलरेडी वो गेहूं से, धान से इतने भरे हुए हैं कि हमारे देश में सही मायने में अगर हम बात करें तो उनको रखने के लिए ठीक व्यवस्था भी नहीं है। और इसीलिए सरकार ने एक प्रोविजन किया है कि अब किसान, जिसके लिए हम कोल्ड स्टोरेज के लिए सब्सिडी दे रहे हैं शुभेंदु जी, उसके लिए हम कोल्ड स्टोरेज बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, और किसान अपनी फसल का भंडारण करके उसको आसानी से बेच सकता है और उसका फसल खराब ना हो, इसलिए स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज पे सरकार सब्सिडी दे रही है। तो ये तो, और दूसरा शुभेंदु जी देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, किसान खुद इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर सकता है। कैसे कर सकता है मैं बताऊंगा आपको। पहले कानून में ये है कि किसान मंडी में जाके अपनी फसल को बेचने के साथ साथ बाहर भी बेच सकता है। अगर कोई इसको रद्द करना चाहता है तो सिर्फ मंडी में जाए, एमएसपी पे अपनी फसल को बेचे, बाहर ना बेचे, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये कानून उसने एक तरह से रद्द कर दिया। दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कहता है, अगर किसी का मन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना करे, वो दूसरे कानून को भी रद्द करता है। तीसरा, इन्होंने जो भंडारण का विषय उठाया, आप ठीक है अपने हिसाब से भंडारण करिए, कोई उसमें लिमिट नहीं है, आप तीसरे कानून को भी रद्द कर सकते हैं। तो सरकार ने तो सारी शुभेंदु जी को सुविधा दी है। और दूसरा, मेरे मित्र किसान नेता जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनको चुनौती देता हूँ, तीनों कृषि कानूनों के नाम बता दीजिए और मुझे ये बता दीजिए किस बिंदु पे आपको आपत्ति है। चलिए बताइए। नहीं ठीक है, हम जरा आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है सर। ठीक है खालिद जी बताइए, जिस विषय पर डिबेट करेंगे उसका नाम नहीं पता होगा इनको। नेहरा जी पता चल जाएगा ना कितनी जानकारी लेके आए डिबेट में। नेहरा जी, वन वे मत चलिए। आपके प्रधानमंत्री की तरह वन वे मत चलिए। जिस तरह से वो 7 साल से इस देश में वन वे चल रहे हैं और किसी की आवाज वो नहीं सुन रहे हैं, उस तरह से आप सब लोगों को भी आदत हो रही है। आपने पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 72 दिन इस आंदोलन को चले हुए हो गए। लगभग 192 से ऊपर लोग इन जहां धरने हो रहे वहां से अपने घर शहीद होकर उनके सब जा चुके हैं। और ये 192 लोग कौन थे? ये 192 लोग शुभेंदु जी वो थे जिनके घर में, परिवार में कोई न कोई इस देश की किसी न किसी सेना में काम करता है। ये नजरिया इस सरकार का किसान और सेना के प्रति क्या है, ये साफ साफ देखा जा सकता है कि 192 लोग शहीद हुए, उनके परिवार से कहीं ना कहीं कोई न कोई आदमी किसी न किसी तरह से सेना से या किसी देश सेवा काम में जुड़ा हुआ है। और जो आप बात कर रहे हैं ना कि किसी एक कानून के बारे में आप नुकसान बता दीजिए, नेहरा जी मुझे एक बात बताइए, जो इसका एक कानून है संशोधन 1955, उसमें कालाबाजारी, जो भंडारण का जो कानून रखा गया है, उसमें आप किस आधार से किसान को कहना चाहेंगे उसमें किसान का फायदा है? ये भंडारण का किसके लिए खोला है आपने, किसके लिए फ्री किया है?
उन मित्रों का आप नाम बताइए, भाजपा उनका मित्रों का नाम बताए कि ये भंडारण का जो फ्री किया है वो किसके लिए किया है, एक किसके लिए किया है, और आपको पता है इससे नुकसान किसको होगा। आपको पता है जो इस देश में गरीबों के लिए अनाज दिया जाता है, अगर सारा भंडारण, अगर सारा अनाज और सारी फसल अपने मित्रों के यहां कर देंगे आप जमा, उसके अलावा जो अब गरीबों को, जो कांग्रेस एक लेके आई थी, जो कांग्रेस का जो गरीबों को अनाज देने का कार्यक्रम था और नरेगा के अंदर जो अनाज दिया जाता है, उसको कैसे पूरा करेंगे। सरकार ये कहती है कि हम विफल हो गए इसलिए हम अपने मित्रों की मदद ले रहे हैं। सरकार क्या ये कहना चाहती है कि हम फेल हो गए हैं, हम देश के अनाज को नहीं संभाल सकते, देश के किसान को नहीं संभाल सकते, इसलिए अपने उद्योगपति मित्रों की मदद ले रहे हैं। सरकार अगर ये कहना चाहती है तो साफ साफ क्यों नहीं कहती है। और जो आप ये कह रहे हैं ना कि ये सब लोग राजनीति हो रही है, देखिए आप ये समझ लीजिए, अगर कुछ दिन ऐसा और चला, इस देश की स्थिति आपको पता नहीं है। इस देश को बनाने वाला शुभेंदु जी किसान, इस देश की मेन ताकत किसान है, आज से नहीं तभी से इस देश की मेन ताकत किसान है। और किसान के प्रति रवैया क्या है सरकार का, ये सोचने वाली बात है। और दूसरा आप जो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कानून है, आप हर आदमी से सवाल करते हैं, आपसे मेरा दूसरी तीसरी बार सामना हुआ है, सबको पता है ये कानून क्या है और कौन कौन से हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसको फायदा होगा, इस देश में कितना किसान है, कितना ऐसा किसान है जो ये कर पाएगा। मैं जरा सुखबीर जी से जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं, विजेंद्र जी, उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगा। लेकिन सुखबीर तंवर जी, अब ये आज जिस तरीके की स्थिति में आ चुका है आंदोलन, क्या इसमें नजर आ रहा है? जल्दी से रिएक्शन, एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद मुझे रुकना होगा, जल्दी से रिएक्शन इस पर। शुभेंदु जी, इतनी जल्दी की बात नहीं है, विषय यह है कि मैंने सारी चर्चा को गंभीरतापूर्वक सुना है, मुझे अपनी बात कहने का अवसर है। ब्रेक इसीलिए आपको मौका दिया है। डॉक्टर शालिनी यादव जी ने कहा, मैं उनकी बात का पूर्ण समर्थन करते हुए कहना ये चाहता हूं कि निसंदेह ये जो कृषि का आंदोलन, किसानों का जो आंदोलन है, ये राष्ट्र का आंतरिक विषय है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज दुनिया का एक मंच पे आ चुकी है और हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। आखिर अगर हम इसी बात को कोट करें, जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कैपिटल बिल्डिंग पे जब दंगा हुआ उस वक्त क्यों ट्वीट किया था। दूसरी बात यह है, ये सरकार ट्वीट या ट्वीट के बहाने खेलना बंद करे, ट्वीट का कोई मतलब नहीं है। आज विषय मात्र ये है कि जो 3 काले कानून है, उसका मैं जो अभी विजेंद्र नेहरा जी कह रहे थे, मैं एक एक बिंदुवार इनको यहां भी बता सकता हूं और वैसे ही बता सकता हूं। ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ समय खराब करने की बात करते हैं। आज विषय यह है कि 3 काले कानून सरकार तुरंत प्रभाव से निरस्त करे और जो स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के मुताबिक C2+50 का फार्मूला था, उसके हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, संवैधानिक और कानूनी गारंटी सरकार दे। और जिस प्रकार से 200 मौत करीब हो चुकी हैं और निरंतर सरकार की तरफ से थकाऊ प्रक्रिया, किसानों को, अन्नदाताओं को थका दो, यहाँ पे बर्बाद कर दो, दिल्ली के दरवाजे पे बिजली काट देना, पानी बंद कर देना, इंटरनेट बंद कर देना, शौचालय की सुविधा से महरूम कर देना, आखिर हम कहाँ रह रहे हैं। इन बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, उल फिजूल बातों से बचना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसान और अलग अलग राजनीतिक दल जब एक बार और एक ही तरीके से ये बात रख रहे हैं कि आखिर सरकार इन 3 कानूनों को वापस क्यों नहीं ले रही है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर के चर्चाएं जोरों पर हैं, बात हर कोई कर रहा है, लेकिन भारत की सरकार आखिर वार्ता आगे क्यों नहीं बढ़ा रही है? देखिए शुभेंदु जी, भारत सरकार तो लगातार वार्ता जारी रखे हुए है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में और पूरी दुनिया में जो भारत की छवि को खराब करने का प्रयास किया, आप बताइए, इनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मीडिया प्रभारी है रणदीप सुरजेवाला जी, देश के विरोध में जो ट्वीट कर रहे हैं, उनके ट्वीट को ट्विटर पे रीट्वीट कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक क्या बात होगी शुभेंदु जी। और दूसरा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कहा था, मैं उसका शुभेंदु जी जवाब दे दूं कि 2006 में पंजाब के अंदर कांग्रेस सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आई थी। वर्तमान में 15 से 25 राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। हुड्डा जी ने 1 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोहतक में कहा था कि 2007 में हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लेके आया। उसके बाद भी आप दोगली नीति अपना के उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने, आज मैं दिग्विजय सिंह जी को सुन रहा था, मैं शुभेंदु जी सिर्फ इनकी दोगली नीति को बताना चाहता हूं कि दिग्विजय जी कह रहे थे कि सरकार को बड़े हिसाब से इस तरह से सरकार को ज्ञान दे रहे थे। वही दिग्विजय सिंह जो 1998 में
मध्य प्रदेश के अंदर किसानों पे ऐसे ही आंदोलन के दौरान 300 गोलियां चलवाई थी और 27 किसानों को शहीद करा के 1 मिनट में आंदोलन को खत्म कर दिया था। ये वही कांग्रेस पार्टी 1993 में हरियाणा प्रदेश के अंदर इनके भजनलाल मुख्यमंत्री थे, इन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा किसानों को शहीद कर दिया था। शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेस पार्टी वालों को। और ये किसानों के शुभेंदु जी, आप मुझे बताइए शुभेंदु जी, जब देश का किसान सड़क पर बैठा था, राहुल गांधी जी विजय बस्ती के लिए गए हुए थे, किसान सड़क पर बैठे थे और राहुल गांधी जी जब आपको सरकार इस देश के लोगों ने दी थी तो उस समय पेट्रोल था 65 रुपए लीटर, आज है 95 रुपए लीटर। जब आपको सरकार दी थी तो डीजल था 60 रुपए लीटर, आज है 85 रुपए लीटर। जब आपको सरकार दी थी गैस था 370 रुपए का, आज गैस है 725 रुपए का। जब आपको सरकार दी थी 210 रुपए में सीमेंट की बोरी आती थी, जब आपको सरकार दी थी 210 रुपए में सीमेंट की बोरी आती थी, आज आती है 350 रुपए की। जब आपको सरकार दी थी चाय 200 रुपए किलो आती थी, आज चाय आती है 400 रुपए किलो। इसके बारे में बताएं, इसके बारे में कौन सा काम कर रही है? राहुल गांधी की बातें सबसे बड़ी कुछ नहीं होता है, उनको सिर्फ एक ही काम आता है। ठीक है, नहीं, ठीक है, जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शालिनी जी को शामिल करते हैं। ठीक है विजेंद्र जी, जरा 1 मिनट। ठीक है विजेंद्र जी 1 मिनट जरा सुनिए। ठीक है विजेंद्र जी, पुरानी कहावत है अंग्रेजी में, व्हेन इन डाउट शाउट। जब आपको संदेह हो, आप किसी ऐसी स्थिति में हो जहां आपको कुछ ना पता हो, तो आप चिल्लाएं। बुरा मत मानिए, लेकिन आप वही चीज दिखा रहे हैं। बोलने दीजिए, दूसरों को भी सुनिए। ये मुद्दा यहाँ पे आज हम जो सुनने आए हैं वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई के बारे में नहीं सुनने आए हैं। हम यहाँ सुनने आए हैं, हम किसानों के लिए बात करने आए हैं और किसानों के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है, जब आज देश में विपक्ष नहीं था तब किसान अपना मुद्दा लेके आगे बढ़े हैं और किसान ये मुद्दा लेके डायरेक्ट सरकार से भिड़े हैं। वो सरकार के पास अपील लेके गए थे, सरकार ने बार बार उनकी बात नहीं सुनी। उसके बाद 26 जनवरी को जो हुआ वो सबको पता है पूरे देश में, किस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया गया, किस तरीके से ट्रैप किया गया किसानों को। और उसके बाद सरकार खुद अपने आप को इस स्थिति पे लेके आई है कि किसानों यानी आम जनता के साथ वो आमने सामने हो गई है। ये जो लड़ाई की स्थिति है ये सरकार ने पैदा की है, ये आम जनता ने नहीं पैदा की है। वहां पे लोग पिछले 72 दिन से चुपचाप बैठे हैं, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए, शांतिपूर्वक तरीके से उनको हर तरीके से प्रोवोक किया गया है। उनका खाना पानी सब चीज रोकी गई है। वहां पे बैरिकेडिंग ऐसे लगा दी गई है कि लोग आ जा नहीं सकते हैं। ब्रिजेश जी, मैं टीकरी खुद जाती हूँ, मैं 26 जनवरी के लिए आंदोलन में भी इन्वॉल्व थी और मैं बाकी जगह पे जाती हूँ। इतने दिन से मैं किसान आंदोलन का हिस्सा हूँ। मैंने एक एक चीज देखी है। तो आपका बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है वो आप मेरे सामने तो ना करें, क्योंकि मैं जमीनी स्तर पे जानती हूँ कि सच्चाई क्या है। इतना शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ है, दिल्ली की जनता ने सिर आंखों पे उठाया है किसानों को उस दिन। लेकिन ये चीज आपकी मीडिया नहीं दिखाएगी जो आपके कंट्रोल में है। सीधी सी बात है, आप चिल्लाना जानते हैं तो आवाज ऊंची मैं भी कर सकती हूँ और आपसे ज्यादा ऊंची कर सकती हूँ। आज यहाँ पे आए हमारे किसान नेता बैठे, बिल्कुल ठीक सवाल उन्होंने आपसे पूछा है कि सबसे पहले हमारे देश का प्रधानमंत्री खुद जाके ये कहते हैं आपकी बात ट्रम्प सरकार, आप दूसरे के देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इंटरफेयर कर रहे हैं। और आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हमारे संगठन में अगर कोई इंडिविजुअल भी बोले तो वो ना बोले, ना आप कोई बात, ना आप किसी बात का कोई सीधा जवाब दे पा रहे हैं जो आपसे पूछा जा रहा है। सीधी सी बात यही है। आप जवाब मांगने आई है क्या? आप प्रवक्ता है क्या? मैं किसी की प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ जो देख रही हूँ कि अन्याय हो रहा है। और विजेंद्र जी इस तरीके से नहीं। ठीक है, मैं जरा सतीश जी को शामिल कर रहा हूँ। सतीश जी कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, 1 मिनट सतीश जी। किस तरह किसानों पे अत्याचार की और पूरे दिल्ली के निवासियों पे किस तरह आप अत्याचार, इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं। किसानों के खिलाफ भड़काने के लिए किस तरह आप दिल्ली की किलेबंदी कर रहे हैं। ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है? आप तो वहां बंगाल में 1 मिनट में चले जाते हैं जब वहां की सरकार बोलती है कि हम आपको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, और आप वहां जबरदस्ती हेलीकॉप्टर उतारने का काम करते हैं। और यहाँ पे बोलते हैं आप दिल्ली में किसानों को उग्रवादी बताया जाता है। ये सारी की सारी आग आप केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने लगाई है। चीज मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ सतीश जी, एक मिनट जरा। ठीक है विजेंद्र जी, सतीश जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 6 तारीख को चक्का जाम को लेकर के क्या रणनीति है। और हमने देखा इससे पहले, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो हुआ और 26 तारीख को जो ट्रैक्टर मार्च सही तरीके से होना चाहिए, जो डाइवर्ट हुआ, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब चक्का जाम को लेकर के पूरी तरीके से निर्णायक रहेगा, निर्धारित रहेगा, और
पूरी तरीके से कंट्रोल रहेगा क्या? बिल्कुल पूरी तरह कंट्रोल। और ये तो एक छोटी सी झलकी होगी 3 घंटे की। अगर जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार नहीं बैठी, अभी तो हम काले कानून वापस के लिए बोल रहे हैं, और नहीं तो फिर गद्दी बदलने के लिए हम आंदोलन और तेज कर देंगे। फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना छोड़ेंगे आपके उद्योगपतियों को और ना छोड़ेंगे आपको। ये वोट का देश है, ये गन का देश नहीं है मेरे भाई, आप मान जाइए। इस तरह की बातें करके किसानों का धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। जरा मैं सुखबीर तंवर जी को भी शामिल कर रहा हूं। सुखबीर जी, अब आगे इस आंदोलन को कैसे, चक्का जाम के अंदर आईएनएलडी की क्या भूमिका होगी? क्योंकि अब तो आपके जो एकमात्र विधायक थे इस्तीफा दे चुके हैं, अब वो किसानों के साथ ही हैं। शुभेंदु जी, हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र विधायक चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने इस राष्ट्र के सभी सांसदों को और सभी प्रदेशों के विधायकों को एक रास्ता दिखाया है, एक मील का पत्थर, अपना एक निर्णय उन्होंने दिया है। और इसके बाद हम बिल्कुल पूर्ण तरीके से, पूरी ईमानदारी के साथ किसान आंदोलन के साथ हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार थी आज से 24 साल पहले, एक नारा उस वक्त प्रचलित हुआ था, खा गई गंठा पी गई तेल, भाजपा का देखो खेल ये वही लोग हैं। इन्होंने उस वक्त भी अपना जो पूंजीपतियों को पोषित करने का जो कार्यक्रम था वो किया था। आज भी पुनः उसको दोहराना चाह रहे हैं। आज ये बताएं, जो ये कह रहे हैं कि हमने बार बार 11 दौर की बातचीत करी, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, 11 दौर की बातचीत कुछ देश प्रदेश और समूची दुनिया ने देखा है? जिस प्रकार से आपने उन मीटिंगों में बुला के अन्नदाताओं को कहीं ना कहीं बेइज्जत करने का प्रयास किया है, हर बार वही बातें करने का प्रयास किया है। अरे जब अन्नदाता को ये कानून नहीं चाहिए, फिर कृषि के नाम पे डोंग क्यों, किस लिए डोंग कर रहे हो? और एक तरफ तो आप कोरोना का बहाना लेते हो और दूसरी तरफ आपने बिहार में, आपने बंगाल में जिस प्रकार से कोरोना काल में जो आप कोरोना काल की धज्जियां स्वयं उड़ा रहे हो, उनका जवाब कौन देगा? और जिस प्रकार से आप कोरोना काल में ये चौर दरवाजे से बेमतलब के लिए अध्यादेश लेके आए, और उसके बाद जिस प्रकार से लोकसभा में जब बिल के वक्त आपने प्रश्नकाल नहीं होने दिया, और उसके बाद बिना मत विभाजन के राज्यसभा में आपने पास किया। मैं विजेंद्र जी आपसे जवाब लूं, लेकिन उससे पहले खालिद जी मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूं। आज ठीक है सर, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से आज शांति मार्च निकाला गया, और साथ ही आईएनएलडी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला ने एक नजीर पेश की है। किसानों के इस मूवमेंट में उन्होंने अपनी विधानसभा की जो सदस्यता थी वो उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया है। वो सीधे सीधे किसानों के इस मूवमेंट में आकर के खड़े हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि बाकी राजनीतिक दल भी ऐसा ही करें, कांग्रेस पार्टी ऐसा करेगी? देखिए, 2 रास्ते होते हैं किसी चीज को लेकर। उनको ऐसा अच्छा लगा, उनको बेहतर लगा, उन्होंने किया, लेकिन हमारी सहमति और हम क्या चाहते हैं। आज नेता प्रतिपक्ष माननीय हुड्डा जी ने क्या बोला, शांति मार्च के बाद क्या बोला कि हम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। पता लगेगा सरकार को कि इस कानून के हक में कौन है, इसके खिलाफ कौन है। कांग्रेस के साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोग भाजपा में जो बैठे हैं और उनके सहयोगी दल में बैठे हैं इस कानून के विरोध में हैं, लेकिन सरकार को तब समझ आएगा जब उनके नीचे से जनता और चुने हुए जनता के प्रतिनिधि उनके नीचे से कुर्सी खींच लेंगे, उनको पता जब लगा। और नेहरा जी अभी कह रहे थे, ये जो सारी तैयारियां यहां आप दिल्ली में कर रहे हैं, कील वहां पे लगा रहे हैं, तार वो लगा रहे हैं जो एक किसान अपने खेत को बचाने के लिए, मतलब उनको ये लगता है कि अगर ये मैं तार खेत की तरह अपने चारों में लगाऊंगा तो हो सकता है किसी जानवर को चोट लग जाए, वो आप इंसानों के लिए तार लगा रहे हैं। ये चीजें कहां होनी चाहिए थी? चीन जो हमारे देश में रोज नई वहां उनको एक एक कदम आगे सर उनके लिए होना चाहिए था। भारत सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती। अब बंगाल में चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरी भाजपा, बंगाल की चुनावी तैयारियों को लेकर पूरी भाजपा इतना बिजी है और वहां किस तरह से आगे जाना चाहती है, किसी भी सूरत में आगे बढ़ना चाहती है। अभी भी आप देश को, देश कहां से कहां आ गया और अब देश को कहां उलझा कर रखना चाहते हैं। रथ यात्राओं में मैं इस पर जवाब लूं। मैं जरा शालिनी जी, मैं एक रिएक्शन और लेना चाह रहा हूं इस पर। मैं उसके बाद विजेंद्र जी मैं आपसे जवाब लूंगा। मैं जवाब लूंगा आपसे, विजेंद्र जी मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन एक मिनट जरा रुकिए। जरा शालिनी जी से जरा सवाल है। शालिनी जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि किसानों का ये मूवमेंट इतना बड़ा कैसे हुआ? विपक्षी खेमा इतना कमजोर था? क्योंकि आज तक हमने देखा कि अगर आम लोगों को या किसी भी एक तबके को कोई भी परेशानी होती थी तो विपक्ष का यही काम होता था, सदन के भीतर वो सवाल उठाता था और चर्चा होती थी। लेकिन किसानों का ये मूवमेंट, खुद किसानों ने अपनी लड़ाई को खुद लड़ा है, बॉर्डर पर पहुंचे हैं,
सीमाओं पर पहुंचे और वहां आकर के सीधे सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। जी शुभेंदु जी, देखिए आप ही के चैनल पे 6 अक्टूबर को जिस दिन राहुल गांधी हरियाणा में आए थे और वो कश्मकश चल रही थी कि उनको आने दिया जाए या नहीं, उसी दिन मैंने ये आंदोलन प्रिडिक्ट किया था मेरे एनालिसिस के हिसाब से, क्योंकि और मेरा ये मानना था कि क्योंकि जो जमीन का महत्व पंजाब और हरियाणा के किसान के लिए है, वो उसके वजूद, उसकी आइडेंटिटी से जुड़ा है। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में अपने बच्चे देश के लिए भेजते हैं, सेना में भेजते हैं। किस लिए भेजते हैं? क्योंकि उनके लिए जमीन उनकी माँ है। तो इसको बचाने के लिए, और हमने जमींदारी प्रथा देखी हुई है अंग्रेजों के टाइम में, सबको पता है कि वही चीज दोबारा होगी अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ गई। इसलिए ये मूवमेंट बड़ा होना था। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि विपक्ष कोई भी मुद्दा लोगों का लेके आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो इतने कुछ साल में जब हमने देखा है, चाहे यहाँ कर्मचारियों की हड़ताल हो हरियाणा में, लेकिन हर जगह पे लोगों ने खुद अपने मुद्दे आगे उठाए हैं। तो किसानों वाला भी जो मुद्दा है, ये धीरे धीरे किसान इतने, ये कोई आज एक दिन में नहीं डेवलप हुआ है। देखिए पिछले कई सालों से, खास करके चार डेकेड से जो है, किसान की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। खास करके 1991 के बाद जब हमने WTO के साथ एक एग्रीमेंट किया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ्स करके, जब हमारे पास सिर्फ 3 दिन का फॉरेक्स रिजर्व रह गया था, हमें जो बेल आउट पैकेज मिला था उस वक्त $8 बिलियन का, जिसका सिर्फ हमें $2 बिलियन मिले थे, उसमें हमने ये साइन किया था, हमारी सरकार ने, उन्होंने हमसे कंडीशन ली थी कि किसानों को हम खेती से हटाएंगे और ज्यादा मजदूर वर्ग पैदा करेंगे। लेकिन उसकी वजह से इन्होंने ये कहा कि सब्सिडीज कम से कम दी जाएंगी, जबकि वेस्टर्न नेशंस जो हैं, विदेशी बाकी जो देश हैं, वो अपने किसानों को बहुत ज्यादा सब्सिडीज देते हैं। तो हमारा किसान धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। लोग शहरों की तरफ आए मजदूर बनके। ये जो हमने लॉकडाउन के अंदर जो इतने लोग देखे थे वापस जाते हुए, ये कौन थे? ये वही लोग थे जिनकी गांव में जमीन नहीं रही है। तो रोष जो है वो कितना होगा? आज ये स्टेटिस्टिक्स है हमारे कि एक दिन में 28 किसान आत्महत्या करते हैं। ये मजाक की बात नहीं। आप सोचिए, अगर एक दिन में देश में 28 डॉक्टर सुइसाइड कर लें, या 28 इंजीनियर सुइसाइड कर लें, या 28 पॉलिटिशियन सुइसाइड कर लें, तो हंगामा मच जाएगा। ये रोज के आंकड़े हैं, रोज। और सोचिए, इतना बुरा हाल जब हो चुका है और किसान बार बार हर तरीके से आके अपने लिए लड़ रहा है। पिछले कुछ साल पहले तमिलनाडु के किसानों ने आके जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। उन्होंने इतनी बुरी तरीके से अपने कपड़े वपड़े सब निकाल के सब प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार के कानों पे जूं ही नहीं रहेंगी। अब फाइनली जो पहले ही किसान जो है पुराने सिस्टम से परेशान था, आपने उसकी जगह एक नया सिस्टम ऐसे लाया कि पुराना जो सिस्टम था उसमें आड़तियों से या इन सबसे प्रॉब्लम्स, APMC जो मंडियों में करप्शन था, उसकी वजह से किसान परेशान था। छोटी मछली से परेशान था, आपने एक बड़ी और मछली उसके सामने लाके रख दी कि अब ये खाएगी आपको। तो किसान अपने लिए लड़ेगा ही ना। और ये मूवमेंट धीरे धीरे इसलिए बढ़ता चला गया क्योंकि किसान को पता है कि आखिरी लड़ाई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली। यानी कि मुश्किल में तो किसान था, उसके सामने परेशानियां थी। बिल्कुल, पुराना जो सिस्टम बना हुआ था वो परेशान था, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं चाहता था जो अब बनाया गया। विजेंद्र जी, जरा जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए शुभेंदु जी, मैं बताता हूँ, जैसे अभी इन्होंने खुद स्वीकार किया कि पुराने सिस्टम से किसान परेशान था, आड़ती और बिचौलियों के चक्कर से छूटना चाहता था, और अब अगर पुराने सिस्टम से वो दुखी था तो निश्चित रूप से सरकार का फर्ज बनता है कि एक नया विकल्प उसके सामने रखने का, और उसके साथ साथ रखने का कि जब पुराना सिस्टम आपके पास ऑलरेडी मौजूद हो। ऐसा नहीं है कि कोई पुराना सिस्टम खत्म करने के बाद शुभेंदु जी तब नया विकल्प दिया हो, दोनों विकल्प आज उसके पास मौजूद है। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं ये कह रहा था शुभेंदु जी, देखिए जिस तरह से सरकार ने इनको एक नया विकल्प दिया है, किसानों को उसका उपयोग करना चाहिए, और जो किसान उपयोग में उसको नहीं लेना चाहते हैं, पुराने सिस्टम से जाना चाहते हैं, शुभेंदु जी उनकी इच्छा है वो पुराने सिस्टम से जाएं, लेकिन जो नए सिस्टम से चलना चाहते हैं उनको कम से कम नए सिस्टम से चलने देना चाहिए। और जिस तरह से देखिए, अभी किसान संगठन के हमारे प्रमुख नेता जो बोल रहे थे कि पहले भी हमने कहा था कि आंदोलन शांतिपूर्वक रहेगा, अब भी हम कह रहे हैं शांतिपूर्वक रहेगा। पहले भी आपने जिम्मेदारी ली थी कि 5000 वॉलंटियर हमारे लगे हुए हैं, शांतिपूर्वक रहेगा। किस तरह से उपद्रव हुआ आप देख लीजिए खुद। और जिसने झंडा फहराया जुगराज नाम के व्यक्ति ने, उसको आपने गाड़ी भेज करके किसान संगठन के नेताओं ने दिल्ली बुलाया था। दिल्ली पुलिस की जांच में ये सामने आ चुका है, वो गुंबदों पर पहले से ही झंडा फहराने का काम करता था, जिसको आपने पैसे देके झंडे फहरवाए हैं। और वहां पे जिन लोगों पे कार्रवाई हो रही थी शुभेंदु जी, शुरू में ये कह रहे थे कार्रवाई करिए, अब जब दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है तो कह रहे हैं पहले उनको छोड़िए तब बातचीत करेंगे। अरे आप बोल रहे थे वो भाजपा के लोग हैं, तो भाजपा ने जब उनको पकड़ा है तो दर्द आपको क्या हो रहा है? दूसरा शुभेंदु जी, मैं इनको बताना चाहूंगा
चाहूंगा, देखिए इन्होंने पहले भी 33 शर्तों के साथ परमिशन दी थी शुभेंदु जी, और 33 शर्तों का इन्होंने उल्लंघन किया है, और ये बैठ के ना भाषणबाजी करते हैं, नेतागिरी करते हैं। शुभेंदु जी, मैं इनसे बड़े पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहता हूँ, तथ्यों के आधार पर बात करना चाहता हूँ। शुभेंदु जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा जिन्होंने पत्थरबाजी की और किसान को इनको आप बताइए कि किस तरह से तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए इनको। विजेंद्र जी, लेकिन एक बार सवाल उठ रहा है कि जब रूट निर्धारित था, अगर वहां पर डाइवर्ट हो गए किसान तो कैसे पहुंचे? वहां लेयर्स होती हैं, सिक्योरिटी होती है, लाल किले तक कैसे पहुंच जाते हैं? ये बार बार सवाल उठ रहा है, और ये आरोप लगाया जा रहा है। विपक्षी खेमा सीधे सीधे ये आरोप लगा रहा है कि इसमें बीजेपी की और सरकार की साजिश है इस पूरे मूवमेंट को खराब करने के लिए। देखिए शुभेंदु जी, आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी बिल्कुल, बताइए। शुभेंदु जी, देखिए उस दिन 26 जनवरी का प्रोग्राम था, पहले ही सरकार ने इनसे बार बार निवेदन किया था, पुलिस ने निवेदन किया था, क्योंकि 26 जनवरी की व्यवस्थाओं में भी बहुत सारा पुलिस फोर्स वहां पे लगता है, इसलिए कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से केजरीवाल के घर के सामने आप बैठ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। केजरीवाल के खिलाफ कितने ठीक है सतीश जी, एक मिनट, शालिनी जी कुछ कहना चाह रही है। शालिनी जी। शुभेंदु जी, ये जो बातें कह रहे हैं ये सरासर झूठ बातें हैं। जिस आदमी ने झंडा फहरवाया था वो वीडियो के थ्रू भी पता है और वैसे भी पता है, उसका नाम दीप सिंधु था, और वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ सनी देओल की कैंपेनिंग में इन्वॉल्व था। उसकी फोटोज मोदी जी और अमित शाह जी दोनों के साथ देखी जा चुकी हैं। उस आदमी को पकड़ा नहीं गया है, उस आदमी को किसानों ने सबसे पहले उसके बाद वहां से भगाया है। दूसरी चीज जो आप सवाल कर रहे हैं, तो जब ये आदमी था ही नहीं किसान संगठन का, तो उसको आप कैसे किसानों से ये सवाल पूछ रहे हैं? जिसका आदमी था उससे सवाल करिए ना। दूसरी चीज, क्या 26 जनवरी के दिन वहां पे इतना आसान हो जाता है सबका जाना? मैं वहां खुद मौजूद थी और मैंने देखा है कि पुलिस जो है उसने बैरिकेडिंग जो रूट दिया था पुलिस ने, उस रूट के ऊपर बैरिकेडिंग की हुई थी, और जो दूसरा रास्ता था उसको खुला छोड़ा हुआ था, किसानों को आगे बढ़ने दिया गया। कई जगह पे पुलिस ने, एक जगह पे हमने देखा द्वारका की साइड से बहादुरगढ़ वाले जब जा रहे थे, हमने पूछा कि आप क्यों जाने दे रहे हैं, ये दिल्ली में जा रहे हैं, गलत डायरेक्ट कर रहे हैं, तो पुलिस ने कहा कि हमारे, पहले कुछ नहीं बोला, फिर बोला लोग जो है वो वहां पे 26 जनवरी के फंक्शन में इन्वॉल्व है, आप तो सच खैर सुन ही नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि वहां पे इन्वॉल्व है हमारी पुलिस फोर्स। तो हमने कहा शाम के 5-6 बज रहे थे, कौन सी पुलिस फोर्स? पूरी परेड खत्म हो चुकी थी। पुलिस ने जानबूझ के इनको दिल्ली में एंट्री दी है और उसके बाद उनको भटकाया गया है। वो लोग बाहर के थे, उनको दिल्ली के रास्ते नहीं पता थे। असलियत यही है, पुलिस ने बैरिकेडिंग वहां की हुई थी जहां से इनके रास्ते, जो एक्चुअली जो रास्ते बता रखे थे। और ये जरूर मैं मानती हूं कि एक कम्युनिकेशन जो चैनल है वो किसान मूवमेंट में, क्योंकि ये बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है। आप सोचिए, अगर कोई ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रही होती ना, तो इसके सवाल ही नहीं उठता कि ऐसी चीज हो जाती। और इनका कम्युनिकेशन बहुत, डे 1 से कहता आ रहा हूं कि ये बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है, और इसमें क्योंकि कोई भी अगर आकर के अगर इस आंदोलन को बदनाम करना चाहता है या खराब करना चाहता है, तो ये बहुत आसान हो जाता है। और मैं सतीश जी इसलिए ही पूछना चाह रहा हूं, मैं बार बार इसलिए सवाल कर रहा हूं कि दिल्ली में हुए उस प्रकरण के बाद अब चक्का जाम का जो ऐलान है, किसान संगठन नेता इस बात को आश्वस्त कैसे करेंगे सब कुछ चीजें मैनेज हो पाए? और क्योंकि बाद में ये कह दिया जाता है कि सरकार है या कोई और है, तो ये ऐसा कम से कम दोषारोपण ना हो और किसानों का जो मूवमेंट है, जो शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक चला है, उसको कोई खराब ना कर पाए। शुभेंदु जी, 28% टैक्स किस बात का लेते हैं? डीजल पे 50% का टैक्स किस बात का लेते हैं? और तो इस केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को कुछ करना नहीं, कंपनियों को बेचना और टैक्स इकट्ठा करना, हर 30 किलोमीटर पर टूल टैक्स लगाना, सुरक्षा की गारंटी भारत सरकार देगी, किसान की कोई जिम्मेवारी नहीं। कि टैक्स इसलिए भरा जाता है कि आप हमारी सुरक्षा करें, आप हमारे को रोटी दें, लेकिन आप हमेशा पेट पर लात मारने का, अन्नदाता को मारने का काम कर रहे, नहीं करेंगे सुरक्षा, और हम चक्का जाम करेंगे। और आज तो 3 घंटे का, और आगे जो हमारी मांगे नहीं मानी गई, पूरे देश को बंद करने का काम किसान करेगा। शुभेंदु जी देख लीजिए, नेता बनने की इतनी जल्दी है कि किसानों से कोई मतलब नहीं है इनको। नहीं, लेकिन विजेंद्र जी, जमानत जब्त है, ये तो कह रहे हैं ना, किसान नेता खुद कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं बनाने का काम तो आपका है ना, आप बनाइए व्यवस्थाएं। अगर चक्का जाम कर रहे हैं, अगर कहीं कुछ गलत होता है तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन आप व्यवस्थाएं बनाइए, गड़बड़ी ना होने दीजिए। शुभेंदु जी, 26 को भी जिन किसानों ने ये हरकत की,
या जिन ऑर्गेनाइजेशन की ये बात कर रहे हैं उन्होंने उससे पहले दिन ही डिक्लेयर कर दिया था कि हम ये जो रूट है जो सरकार ने दिया उसको फॉलो नहीं करेंगे। सरकार का काम बनता था कि उसी वक्त उन लोगों को हिरासत में ले ले और बैठा ले। समय ज्यादा इजाजत नहीं देता है आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन किसान आंदोलन पर जो इंटरनेशनल लड़ाई इस वक्त चल रही है